गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा अलॉन्ग विद इवाना शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ इंग्लिश सूत्रा में। और इवाना शर्मा भी जो है आज आप लोगों के साथ आई हैं, आप लोगों से मिलने के लिए आई हैं। तो इन्होंने कहा मम्मा मैं भी खड़ी होंगी आपके साथ, तो मैंने जो है इसलिए इसको भी लेकर आई हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए जो सीरीज़ लेकर आई हूँ ये 2021 के जो क्वेश्चंस थे लिटरेरी टर्म्स के, वो सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। और इसके अलावा मैंने ग्रामर का भी पोर्शन जो है वो लिया है। 2021 में 28 क्वेश्चंस थे जो लिटरेरी टर्म्स के आए थे। 125 में से 28 क्वेश्चंस लिटरेरी टर्म के थे। आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना मेजर पार्ट जो है ये लिटरेरी टर्म्स जो हैं वो प्ले करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो जो है स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा सा गाना जो है आपसे कुछ बात करेंगी। सबको बेस्ट ऑफ लक बोल दो और फिर तुम जाओ। जोर से बोला बेस्ट ऑफ लक। चलो अब जाओ, अभी ये ले लो अपनी कुर्सी और जाओ। तो चलिए अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज है आपकी लिटरेरी टर्म्स एंड इंग्लिश ग्रामर की क्लास 2nd। और ये देखिए, अगर आप लोग यूपीटीजीटी पीजीटी का ऑनलाइन पेड बैच लेना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, इंग्लिश सूत्रा। सूत्रा में डबल ए लगेगा। और इसके अलावा आप इस नंबर पे जो बहुत बिजी रहता है 7895937338 पर कॉल कर सकते हैं। और चलिए इसके साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ पेट्रियार्कन सोनेट। देखिए, पेट्रियार्कन सोनेट सोनेट का जो बर्थ प्लेस है वो इटली है। बर्थ प्लेस इटली है। और पेट्रियार्कन सोनेट्स जो होते हैं वो ऑक्टेव और सेस्टेट में लिखे जाते हैं, यानी कि 8 लाइन और 6 लाइन। तो 8 लाइन और 6 लाइन जो होती हैं ऑक्टेव और सेस्टेट, उनकी राइम स्कीम जो होती है वो ऑक्टेव जो है 2 क्वार्ट्रेंस में और सेस्टेट जो है 2 टर्सेट्स में बढ़ता है। तो उनकी राइम स्कीम होती है ए बी बी ए सी डी ई। तो ये है इसकी राइम स्कीम, दैट्स ए बी बी ए सी डी ई। नाउ द नेक्स्ट वन इज A story in verse of prose with a double meaning is popularly known as। जब एक कोई स्टोरी जो है वो बताई जाती है और उसका सतही मीनिंग कुछ और उसका जो अंतर्निहित मीनिंग होता है वो कुछ और होता है, तो उसे एलिगरी कहा जाता है। जैसे जॉर्ज ऑरवेल का जो एनिमल फार्म है उसमें जॉर्ज ऑरवेल के एनिमल फार्म में कहानी जो है वो जानवरों की बताई गई है, बट अंडरनीथ जो स्टोरी है वो रशियन रेवोल्यूशन की है। तो दिस इज एलिगरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 7 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर स्टैंजा राइमिंग ए बी बी सी। इसे क्या कहते हैं? देखिए, 7 लाइन का स्टैंजा चौसर ने उसमें अपनी ट्रोइलस एंड क्रेसिडा लिखी थी। उसे कहा जाता है चौसेरियन स्टैंजा, लेकिन चूंकि उसे जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड ने अपने किंग्स स्क्वायर में यूज़ किया था तो उसका नाम हो गया था राइम रॉयल। तो 7 लाइन स्टैंजा इज नोन एज राइम रॉयल जस्ट बिकॉज ऑफ जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड। Which of the following statement is not correct about autobiography? बायोग्राफी ने बहुत जान ली थी उस 2021 के पेपर में। ये सारे क्वेश्चंस 2021 के हैं। आप लोगों को इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि लिटरेरी टर्म्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं, आप कोई भी 10 ईयर्स एग्जाम जो आपके पेपर्स हैं उन्हें उठा के देखिएगा कि हर पेपर में जब भी ये पेपर्स होते हैं, ये तो अभी यही वाला पेपर जो है पिछले साल हुआ फिर दोबारा से आ गई वैकेंसी, ये तो आप खुद देख सकते हैं कि ये कितनी मतलब सालों में होते हैं। और इसके अलावा इनमें लिटरेरी टर्म्स का जो पोर्शन होता है वो कितना, लोग सिर्फ 4 राइटर्स पढ़ लेते हैं, लिटरेरी टर्म्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और यही बंटाधार हो जाता है। तो ये अब बात करते हैं बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। देखिए, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी क्लियरली मेंशन्ड है एलटी के सिलेबस में, इसमें कहीं मेंशन नहीं है, मगर इसमें वही चीज़ है जो मेंशन नहीं वही दे दो। तो सबसे पहला है एन ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी अ कनेक्टेड नैरेटिव। An autobiography is the story of a person's life as written by that person. Memoirs deal at least in part with public events and noted personages other than the author. An autobiography is a record of author's life. Simulated autobiography is a device often used in the novel. एक एक करके बताती हूँ। एक ऑटोबायोग्राफी कभी भी कनेक्टेड नैरेटिव नहीं हो सकता, यानी कि जो घटनाक्रम है कभी कोई सा हो जाता है। ऑटोबायोग्राफी एक व्यक्ति की कहानी है जो उसके खुद के द्वारा लिखी जाती है। ऑटोबायोग्राफी के अलावा एक और पार्ट होता है मेमोयर। मेमोयर में ऑथर के बारे में कुछ नहीं होता, संस्मरण होते हैं किसी पर्सोनेज के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, लेकिन ऑथर के बारे में कुछ नहीं होता। ऑटोबायोग्राफी एक व्यक्ति की जीवन का रिकॉर्ड होती है।
आजकल नॉवेल्स में सिमुलेटेड यानी कि अपनी ऑटोबायोग्राफी को दिखाया जाता है, सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी को। ये तीनों पॉइंट सही हैं। ऑटोबायोग्राफी हमेशा कनेक्टेड नैरेटिव होता है। ऑटोबायोग्राफी का जो नैरेटिव होता है वो कनेक्टेड नैरेटिव होता है, अनकनेक्टेड नैरेटिव नहीं होता। तो यही वाला पार्ट है, ये कैन नेवर बी अ कनेक्टेड नैरेटिव नहीं होगा, इट इज़ ऑलवेज अ कनेक्टेड नैरेटिव। एक इवेंट से दूसरा इवेंट चलता है। Now the next question is, out of the given alternatives in the gaps in the following sentence, dash is a connected narrative। अभी थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन आया था। ये एग्जैक्टली जो लैंग्वेज है एम एच एब्राम्स की लैंग्वेज है। एक कनेक्टेड नैरेटिव होता है ऑथर की ज़िंदगी के बारे में, जिसमें वो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, थोड़ा सा अपने सोच समझ कर जो है लिखते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है, इट्स वेरी पर्सनल। तो इसी लेकिन लिखी हमेशा जो ऑटोबायोग्राफी जाती है वो जनरल पब्लिक के लिए जाती है, तो दैट्स ऑटोबायोग्राफी। द आंसर इज ऑटोबायोग्राफी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल एलिजी। सबसे पहले हम बात करते हैं पेस्टोरल एलिजीज होती क्या है। पेस्टोरल एलिजी का मतलब होता है एक ऐसी एलिजी जिसमें एक शेफर्ड अपने साथी शेफर्ड की मृत्यु पर विलाप करता है, और जो बैकग्राउंड होता है दैट इज पेस्टोरल, यानी कि देहात से संबंधित। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इन मेमोरियम लिसिडस डुइनो एलिजी। बात करते हैं एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, एक जो है वो इम्पर्सनल और इम्पर्सनल एलिजी है। इन मेमोरियम पर्सनल एलिजी है। लिसिडस जो है इसमें जो लिखी है मिल्टन ने, वो एक पेस्टोरल एलिजी है, क्योंकि उसमें लिसिडस में मिल्टन ने खुद को शेफर्ड मान के साथी शेफर्ड की मृत्यु पर विलाप किया। तो लिसिडस इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर है लिसिडस। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ एग्जामिनिंग ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टेक्स्ट रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में फैक्चुअल अमाउंट लिखा जाता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है, और सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है उसे एग्जामिन करके लिखा जाता है, उसमें कहीं से कहीं तक भी भावनाओं का सम्मिश्रण नहीं होता, तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज बायोग्राफी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिरिक फॉर्म ऑफ पोएट्री इज नॉट ट्रू। लिरिक के बारे में कौन सा फॉर्म ठीक नहीं है? लिरिक में 14 लाइन्स होती हैं, यही लाइन सबसे ऊपर वाली ही गलत है। सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं, लिरिक में नहीं होती। इट यूजुअली एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ अ सिंगल स्पीकर, ये बिल्कुल सही है। लिरिक में एक ही स्पीकर की जो फीलिंग्स हैं उन्हें बताया जाता है। द ग्रीक्स आइडेंटिफाइड द लिरिक एज अ सॉन्ग रेंडर्ड टू द अकम्पनीमेंट ऑफ अ लायर। लायर नाम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। अ लिरिक पोएम मे बी अ ब्रीफ एक्सप्रेशन ऑफ अ मूड, कि वो एक मूड के बारे में बताता है। ये तीनों पॉइंट सही हैं, सिर्फ ऊपर वाला पॉइंट गलत है, क्योंकि वो सोनेट के बारे में कहा जाता है। नाउ द टर्म कार्pe diem इज मीन्स, ये पिछले साल ये टर्म इतनी बार बताई थी कि लोगों को रट गई थी। कार्pe diem मीन्स क्या होता है? सीज द डे, यानी कि जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ये एक गाना भी है गोलमाल पिक्चर का। इसका मतलब ये है कि लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट एंड लिव योर लाइफ एज इफ इट वर द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। तो सीज द डे, वॉट एवर बी द सिचुएशन, सीज द डे, उसे कार्pe diem कहते हैं। तो कार्pe diem का भी मतलब होता है, ये देखो इसमें, दैट इज सीज द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी। इनमें से बायोग्राफी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर मेंस लाइफ, बिल्कुल सही है। ये किसी व्यक्ति के, इवन इसमें ड्राइडन ने तो इसमें कहा भी था कि ये हिस्ट्री ऑफ जो है मेंस लाइव्स होता है। तो ये इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर मेंस लाइफ, किसी व्यक्ति के इतिहास के बारे में बताती है, बिल्कुल सही बात है। द नेम बायोग्राफी नाउ कनोट्स अ रिलेटिवली फुल अकाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सनस लाइफ। बायोग्राफी का मतलब ये होगा कि किसी व्यक्ति के बारे में उसके एस्पेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इट इन्वॉल्व्स द अटेम्प्ट टू सेट फोर्थ कैरेक्टर, कि ये किसी के कैरेक्टर के बारे में, उसके टेम्परामेंट यानी कि उसके व्यवहार के बारे में, एंड मिलियो एज वेल एज सब्जेक्ट्स एक्टिविटीज़ और उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। ये तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। बायोग्राफी इज अ लेटर डे जॉनरा एंड वी फाइंड बायोग्राफीज इन 20th सेंचुरी। अभी आप लोगों ने सुना होगा, मैंने कहा
कि ये वाली बात जो है वो ड्राइडन ने ये कही भी थी कि ड्राइडन ने क्या कहा था, ये मैं आपको बता रही हूँ, इसी में से पढ़कर बता रही हूँ मैं आपको। मेरे पास इस समय कार्डन की बुक है, तो उसमें से ही पढ़कर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है बायोग्राफी के बारे में, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। बायोग्राफी के बारे में यहाँ पर ये इसमें तो नहीं रखा, हाँ जी, ये पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, इसमें कार्डन वाली में लिखा हुआ है, द ओरिजिन्स ऑफ बायोग्राफी आर नो डाउट टू बी फाउंड इन द अर्ली अकाउंट्स ऑफ मोनार्क्स एंड हीरोज। जब भी हम कभी किसी चीज़ के बारे में रेफरेंस देते हैं तो हम स्टैंडर्ड बुक्स का देते हैं। अब ये एक स्टैंडर्ड बुक है कार्डन की जो मैंने अपने हाथ में ले रखी है। तो भाई बायोग्राफीज बहुत पुरानी है, मोनार्क्स एंड किंग्स के समय, हीरोज़ के समय की है, तो ये कभी भी नई तो हो ही नहीं सकती हैं। प्लूटार्क की जो पैरेलल लाइव्स है, इवन प्लूटार्क की पैरेलल लाइव्स जिसमें से शेक्सपियर ने अपने रोमन प्लेज यानी कि भाई सर थॉमस नॉर्थ ने उसको ट्रांसलेट करा था तब लिया था, तो इतनी पुरानी है बायोग्राफी, तो ये नया जॉनरा कैसे हो सकता है? तो यही पॉइंट इसका गलत है कि बायोग्राफी एक लेटर डे जॉनरा है। बायोग्राफी लेटर डे जॉनरा नहीं है, बायोग्राफी बहुत पुरानी है। बायोग्राफी किंग्स एंड मोनार्क्स और हीरोज़ की पाई जाती है। प्लूटार्क की पैरेलल लाइव्स इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बायोग्राफी, और जिसमें उन्होंने रोमन हीरोज़ के बारे में लिखा है, जिससे शेक्सपियर ने अपने रोमन प्लेज की जो सोर्स है वो लिया है। तो इट्स अ वेरी ओल्ड जॉनरा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फेबल इज ऑल्सो कॉल्ड। ये इस क्वेश्चन पे काफ़ी बवाल उठा था कि फेबल का क्या है। देखिए, फेबल का मतलब होता है कि जिसमें जानवरों की कहानी होती है और जानवरों की कहानी के साथ एक मॉरल होता है। तो इसमें जो है इसे पैराबल भी कहा गया था कि पैराबल, मगर बात यह है कि उन्होंने माना नहीं। पैराबल का भी मतलब होता है कि मॉरल स्टोरी होती है, उसमें नैतिक शिक्षा से सब भरपूर कहानी होती है। एक्चुअली इसमें एक ऑप्शन दिया गया है जिसका नाम है एप्लॉग, और एप्लॉग जो होता है उसका मतलब ये होता है कि एक नैतिक शिक्षा की कहानी जिसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं वो जानवर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट्स एप्लॉग। शेक्सपियर्स प्ले लव लेबर लॉस्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। अब इसमें कई लोग बहुत कंफ्यूज हुए थे और ये कार्डन की बुक में साफ लिखा हुआ है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए भी कई बार बताया था। एक्चुअली लव लेबर लॉस्ट जो है वो मजाक उड़ाता है एलीट वर्क की, मजाक उड़ाता है उनके मैनर्स की, उनके मेथड्स की। तो जब भी कोई भी कॉमेडी अगर एलीट वर्क के मेथड एंड मैनर की मजाक उड़ाती है तो उस कॉमेडी को कॉमेडी ऑफ मैनर कहा जाता है। अब बहुत से लोगों को ये पढ़ा था कि कॉमेडी ऑफ मैनर तो रेस्टोरेशन पीरियड में आई थी, तो इसीलिए तभी की जो कॉमेडीज लिखी गई वही कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। ऐसा नहीं है। लव लेबर लॉस्ट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। Who among the following writers is known for his epigrammatic prose style? ये अपने आप आंसर सही लग गया है। एपिग्रामेटिक यानी कि जो कहावतों के माध्यम से, यानी कि शॉर्ट में बहुत ज़्यादा बात कह देने की कला रखते थे, वो कौन थे? बेकन। बेकन अपने एपिग्रामेटिक स्टाइल के लिए जाने जाते थे। अब आप लोग इन क्वेश्चंस को देखकर खुद समझ सकते हैं कि टीजीटी में केवल और केवल 4 राइटर्स पढ़कर कुछ नहीं होगा। अगर आपने इनके सिर पैर और नहीं पढ़े, अगर आपने बेकन के बारे में आप नहीं जानते, अगर आपने हिस्ट्री की चीज़ें जो हैं, अगर आपने हिस्ट्री के बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा, तो शायद आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देंगे टीजीटी के एग्जाम में, और एक एक क्वेश्चन से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो दैट्स बेकन। Now the next question is, a dramatic monologue is a type of poem that contains a single speaker talking to himself, a several speakers talking. देखिए, इसमें ये जो क्वेश्चन था ये एम.एच. अब्राम्स में से लिया था। वन इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग टू एन इमेजिनरी ऑडियंस, एक सिंगल स्पीकर टॉकिंग टू। देखिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक सिंगल स्पीकर खुद से नहीं बोलता है, सुनने वाला जरूर होना चाहिए ड्रामेटिक मोनोलॉग में। सेवरल स्पीकर्स होते ही नहीं है, सिंगल डायलॉग इन द पोएम नहीं होता। एक इमेजिनरी स्पीकर एक इमेजिनरी ऑडियंस से बोलता है, तो उसे क्या कहा जाता है? अगर यहाँ पर हिमसेल्फ की जगह ऑडियंस होता तो वो सही हो जाता। तो दैट्स वाई दैट्स सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट अ क्लोजेट ड्रामा? क्लोजेट ड्रामा एक ऐसा ड्रामा होता है जो पढ़ने के लिए लिखा जाता है, परफॉर्म करने के लिए नहीं। तो इट्स अ ड्रामा फुल ऑफ ट्रेचरी एंड इंट्रीग्स। नहीं, ना तो उलझा हुआ होता है, ना मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि धोखेबाजी और उलझनों पे आधारित हो। क्लोजेट ड्रामा में डबल प्लॉट्स होते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। अ क्लोजेट ड्रामा इज इंटेंडेड टू बी रेड रादर देन टू बी स्टेज। यही इसका है कि एक क्लोजेट ड्रामा
क्लोज ड्रामा, यानी कि जो सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा जाता है, स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए नहीं। तो इसका आंसर है सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोज गोथिक नॉवल डिनोट्स। गोथिक नॉवेल्स क्या होते हैं? अब ये रोमांटिक एज का जॉनरा है कि भाई गोथिक नॉवेल्स क्या होते, भाई 18th सेंचुरी में आए थे, और रोमांटिक एज का जॉनरा है गोथिक नॉवेल्स। भाई कैसल ऑफ ओट्रेंटो लिखा था हॉरेस वॉलपोल ने, उसके बाद मैरी शेले का फ्रैंकेनस्टीन है। अब अगर आपने 18th सेंचुरी, आप रोमांटिक एज के बारे में कुछ जानते ही नहीं, तो हाउ विल यू बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस? आप मुझे बताइए। इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी कभी आप लोग राइटर्स पढ़ें तो उनकी एजेस के बारे में कम से कम थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। द मेडिवल टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क, गोथिक नॉवल क्या होता है कि जो मध्यकालीन युग के आर्किटेक्चर के बारे में बताता है? नहीं। अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज बीन सेट इन द मिडल एजेस ऑफन सफिस्ड विद ग्लूमी कासल। बिल्कुल सही बात है। मध्यकालीन युग की एक ग्लूमी सी, एक कासल में एक ग्लूमी सी जो कैसल को क्या बोलते हैं, किले में सेट की जाती है। डार्क सा बिल्कुल जो है वो एटमॉस्फेयर होता है, उसे क्या कहते हैं? गोथिक नॉवल, जिसमें रहस्य, रोमांच, भूत प्रेत ये सब होते हैं। दैट इज नोन एज गोथिक नॉवल। तो इसे कहा जाएगा, द आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। अब फिर ऑटोबायोग्राफी का क्वेश्चन आ गया। इट्स रिटन बाय अ ग्रेट ऑथर ऑन द लाइफ ऑफ अ फेलो ऑथर। इनमें से करेक्ट बताना है। तो भाई ये हम खुद ही लिखते हैं अपने बारे में। इट्स, ये पहला पॉइंट गलत हो गया। इट इज़ रिटन बाय अ स्कॉलर ऑन द लाइफ ऑफ अ फेलो स्कॉलर। नहीं, ये स्कॉलर, एक स्कॉलर के द्वारा दूसरे स्कॉलर पे नहीं लिखा जाता। इट्स अ मेमोयर। नो, ये भी गलत है। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी में मेमोयर्स होते हैं, मगर मेमोयर ऑटोबायोग्राफी नहीं होती है। The first fully developed autobiography is also the most influential, The Confessions of Saint Augustine, written in 4th या 5th century। बिल्कुल सही है, 5th century में था। सेंट ऑगस्टीन जब आए थे एंग्लो सेक्सन्स को, एंगल्स एंड सेक्सन्स एंड जूस को कन्वर्ट करने के लिए क्रिश्चियनिटी में, उनकी जो लिखी गई पहली ऑटोबायोग्राफी थी कन्फेशंस। वो सेंट ऑगस्टीन की कन्फेशंस जो है वो पहली ऑटोबायोग्राफी थी। तो ये ही ऑटोबायोग्राफी के बारे में बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बहुत से लोगों ने इसे मेमोयर मान लिया था। मेमोयर ऑथर के बारे में नहीं होते, ऑथर से संबंधित संस्मरण होते हैं। Which figure of speech do we see in the following? अब इसमें भी बहुत से लोगों ने क्वेश्चन ये गलत करा था। Alone, alone, all alone, alone on a wide, wide sea। इसमें लोगों ने ये गलत कर दिया था कि भाई यहाँ पर एलिट्रेशन है या ऑसोनेंस है। तो अब ये मैं आपको बताऊं कि एलिट्रेशन में एक चीज़ याद रखिएगा, अगर सेम लेटर वेदर इट्स कॉन्सोनेंट और इट्स वॉल, तो आपका जो है अगर सेम लेटर रिपीट हो रहा है, सेम साउंडिंग लेटर रिपीट हो रहा है, तो उसे जो है क्या कहेंगे? सेम लेटर। तो दैट्स एलिट्रेशन, नॉट्स। अब एलिट्रेशन आप वाइड वाइड से भी मान सकते हैं, ए से भी मान सकते हैं। दैट्स एलिट्रेशन। Any short composition in prose that undertakes to discuss a matter, express a point of view, persuades us to accept a thesis on any subject or simply entertain is। एक ऐसा छोटा सा कॉम्पोजिशन प्रोज वर्क का जो किसी मैटर को डिस्कस करता है, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को, किसी के परिप्रेक्ष्य को बताता है और हमें उस मैटर को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, उसे क्या कहते हैं? दैट इज एस्से। वो होता है एस्से, क्योंकि बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी किसी व्यक्ति के बारे में होती है। अ पीस ऑफ प्रोज जो हमें किसी चीज़ को, किसी सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, दैट्स एस्से। और ओड इज द पार्ट ऑफ पोइट्री। Some statements have been given here for tragedy. Find out correct statements. ये क्वेश्चन F हुआ था उसमें। It is representation of serious actions loading a joyous conclusion for tragic hero। ये गलत है। Given है, find out correct statements. The tragic hero will evoke both our pity and terror। ये सही है। The hamartia becomes the reason of his demise। ये सही है। The anagnorisis tragedy is reversal from happiness to disaster। तो ये भी सही है। करेक्ट स्टेटमेंट्स देने थे इसमें, तो ये इसमें टाइपिंग में कोई तो गड़बड़ नहीं कर दी कहीं? कुछ है नहीं, मैं इसमें देखिए, ये पहला वाला पॉइंट इसका गलत था, ये वाला पॉइंट सही है, ये वाला है एनाग्नोरिसिस नहीं, ये मैंने इसको नहीं, इसमें था पेरिपिटिया। अगर इसमें पेरिपिटिया वाला पार्ट होता है तो एनाग्नोरिसिस तो जो होता है कि रहस्योद्घाटन को कहते हैं, किसी के सामने कोई चीज़ खुलकर आना।
तो ये जो है ये वाला पॉइंट गलत है और ये वाला पॉइंट गलत है। अब इसमें पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं, तो दूसरा और तीसरा जो है वो सही है, ये था, मगर इन्होंने पता नहीं पहला दूसरा माना था या पहला चौथा माना था। बाद में ये क्वेश्चन जो है वो इसका ऑप्शन बदला था, तो ये सी हुआ था 2 and 3। Which of the following is not true? The term novel refers to prose fiction, a prose narrative having characters and a plot, a treatise on current social problem, a literary form that is derived from Italian novella। भाई नॉवल जो होती है एक प्रोज फिक्शन होती है, एक प्रोज नैरेटिव होता है, एक प्रोज फिक्शन है यानी कि भाई काल्पनिक कहानी पर आधारित है, इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, कहानी होती है। ये ट्रिटाइज नहीं होती, किसी उस पर लिखी हुई कोई सोशल प्रॉब्लम को बताती हुई ट्रिटाइज जो है वो नहीं होती। तो नॉवल के बारे में यही चीज गलत है, तो ये करेक्ट है आंसर इसका सी। अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल एलिजी। देखिए 2 बार क्वेश्चन ये आ गया कि भाई इनमें से कौन सी पेस्टोरल एलिजी है और इनमें से कौन सी पेस्टोरल एलिजी नहीं है। एस्ट्रोफेल पेस्टोरल एलिजी है, क्योंकि एस्ट्रोफेल को शेफर्ड माना गया है। लिसिडस में मिल्टन ने जो है फेलो शेफर्ड की मृत्यु पर विलाप करता है। थायरसिस में मैथ्यू आर्नल्ड की है, वो अपने फ्रेंड की को खुद को जो है एक शेफर्ड मानकर विलाप करते हैं। इसमें है डी, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इम्पर्सनल एलिजी एंड पार्ट पर्सनल एलिजी है, ये पेस्टोरल एलिजी बिल्कुल भी नहीं है। Which figure of speech do we see in the following expression? He was a good teacher but a poor student। यहाँ पर 2 but, he was a good teacher but he was a poor student, 2 स्टेटमेंट्स को दिया गया है और जो ये 2 स्टेटमेंट्स हैं ये ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हैं, इसीलिए इसमें एंटीथीसिस है। हालांकि यहाँ पर एक भाई आयरनी भी हो सकती थी कि किसी कहता है अच्छा टीचर है मगर स्टूडेंट अच्छा नहीं था, तो एक किसी बात को जो है छिपे हुए शब्दों में कह रहे हैं, मगर जो ओवर पावरिंग फिगर ऑफ स्पीच होती है उसे मानते हैं, दैट्स व्हाई इट्स एंटीथीसिस। 2 ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। इसमें फिगर ऑफ स्पीच है आपकी हाइपरबोल, क्योंकि 10,000 किसी ने अगर फूल ये देखे भी हैं, डैफोडिल्स की लाइन है, तो वो एक बार में 10,000 जो है वो नहीं देख सकता, तो दैट्स हाइपरबोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बैलेड। बैलेड यानी कि फोक सॉन्ग्स। इट टेल्स अ स्टोरी ऑफन विद अ म्यूजिकल अकम्पनीमेंट। इट यूजुअली डील्स विद अ सिंगल एपिसोड। इट इज कॉमिक इन नेचर। द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू डायलॉग एंड एक्शन। देखिए ये जो होता है बैलेड का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये कभी भी कॉमिक हो ही नहीं सकता। इट इज़ ऑलवेज सीरियस। बैलेड जो होता है वो हमेशा सीरियस होता है। बैलेड के बारे में देखिए, बैलेड्स भी जो होते हैं वो ट्रेडिशनल बैलेड्स होते हैं एंड लिटरेरी बैलेड्स होते हैं। बैलेड्स की एक जो खूबी होती है वो यही है कि वो कभी भी कॉमिक होते ही नहीं, वो हमेशा सीरियस होते हैं। एक कहानी सुनाते हैं म्यूजिकल अकम्पनीमेंट के साथ, लोकगीत होते हैं, इनमें एपिसोड्स होते हैं, कहानी की तरह एपिसोड्स चलते हैं। स्टोरी जो है वो डायलॉग और एक्शन के माध्यम से बताई जाती है, बिल्कुल सही है। हीरोज़ की कहानी बताई जाती है, लवर्स की कहानी बताई जाती है, मगर ये कभी भी कॉमिक नहीं होते। तो इसीलिए इसका आंसर है सी, इट इज़ कॉमिक इन नेचर। ये कभी कॉमिक नहीं होते, दे आर ऑलवेज सीरियस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ओड। पिंडारिक, होरेशियन, जैकोबियन, इर्रेगुलर। देखिए पिंडारिक ओड्स भी होते हैं, होरेशियन ओड्स भी होते हैं, इर्रेगुलर ओड्स भी होते हैं, इंग्लिश ओड्स या इर्रेगुलर, लेकिन जैकोबियन ओड्स नहीं होते। तो ये जैकोबियन ओड्स इसका आंसर है। तो अब आप खुद ही देख सकते हैं 2 क्वेश्चन और थे जो रह गए हैं। मतलब 28 क्वेश्चन लिटरेरी टर्म्स के, 125 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन लिटरेरी टर्म्स के। आप खुद देख सकते हैं क्या वेटेज है इनका। नाउ अब स्पॉट द एरर चला रहे हैं। द फादर with the son were mysteriously missing from the house। अगर 2 सब्जेक्ट्स with, along with, together with, as well as से जुड़े होते तो जो वर्ब होता है वो इनके जस्ट पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो यहाँ वर नहीं आएगा, यहाँ आएगा was।
तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ इन 1992 व्हेन वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये 1992 में व्हेन वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये जो कहानी जो बताई जा रही है, अब आप खुद ही देखिए कि ये कहानी जो है वो प्रेजेंट की है, पास्ट की है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ए। क्या कर रही हो? इट वॉज इन 1992, इट वॉज इन 1992, पास्ट की बात बताई जा रही है 1992, तो इसीलिए इसके साथ हमने वॉज लगाया। Our company need a number of self-sacrificing and devoted political leaders. कंपनी सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा, इसीलिए लगाएंगे आप needs. Our company needs, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्स्टेंट शाउटिंग ऑफ स्लोगन्स डू नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा स्लोगन्स नहीं है, द कॉन्स्टेंट शाउटिंग है। ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट है, व्हाट डू नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स, द कॉन्स्टेंट शाउटिंग। तो कॉन्स्टेंट शाउटिंग सिंगुलर है, इसीलिए उसके साथ हम लगाएंगे डज नॉट। डज नॉट का यूज किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्रॉसिंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन। जब हमारा पार्टिसिपल से सेंटेंस शुरू होता है तो हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से अ कार नॉक्ड हिम डाउन, कि ये जो चीज़ है हर पार्टिसिपल का एक सब्जेक्ट होता है। अगर सब्जेक्ट नहीं होता तो उसे डेंगल्ड पार्टिसिपल कहा जाता है। इसे उठाकर अगर वहाँ रखें तो क्वेश्चन बनेगा अ कार क्रॉसिंग द रोड नॉक्ड हिम डाउन। एक कार अपने आप रोड क्रॉस कर रही थी और उसे जो है उसने जो है टक्कर मार दी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, तो ए पार्ट में एरर है, तो यहाँ आएगा while he was crossing the road, while he was crossing the road a car knocked him down. Now the next question is we erect monuments in the memory of the great lest their achievements might be forgotten. lest का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, तो lest के साथ जो हम lest के साथ जो उसको फॉलो करता है वहाँ लगाते हैं that should, lest should। We erect monuments in the memory of the great, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी अचीवमेंट्स भूल जाएं, तो lest their achievements should be forgotten। तो lest के साथ हम जो मॉडल यूज करते हैं that should। Instead of his busy and hard life, he still retains freshness and robustness. He still retains what? He still retains fresh. He still retains freshness and robustness. Instead of his busy, he still retains freshness and robustness. कि भाई अपनी बिजी लाइफ के बावजूद भी वो फ्रेशनेस और रॉबस्टनेस जो है वो रखता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम समझेंगे कि इंस्टेड ऑफ एंड इन स्पाइट ऑफ। इंस्टेड ऑफ इसकी जगह ये इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। तो अब आप खुद ही देखिए, इंस्टेड इस चीज के बदले में ये है भाई अपने बिजी और हार्ड शेड्यूल के बावजूद वो फ्रेशनेस और रोबस्टनेस जो है वो हेल्थ जो है वो रखता है। तो यहाँ होगा के बावजूद, तो यहाँ ए पार्ट में है, यहाँ इंस्टेड नहीं होगा, दैट विल बी इन स्पाइट ऑफ, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इशू आर कॉम्प्लेक्स and has been obscured by other factors. The issue is complex। भाई अगर एक ही इशू है तो उसके साथ आप या तो या अगर यहाँ पर भाई अब ये सेंटेंस में तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर इसमें मैं एक बार सेंटेंस चेक कर लूँ कि ये सेंटेंस ठीक लिखा है या नहीं लिखा हुआ। हाँ, इसमें सेंटेंस में गड़बड़ कर दी गई है, यहाँ इश्यूज़ होना था। द इश्यूज़ आर कॉम्प्लेक्स एंड हैज़ बीन ऑब्सक्योर्ड बाय अदर फैक्टर्स, तो यहाँ पर हैज़ की जगह हैव आ जाएगा। अब अगर मेरे वाला जैसा क्वेश्चन था अगर वही रहता तो हम यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते थे, ए पार्ट में कर लेते, द इशू इज़ कॉम्प्लेक्स एंड हैज़ बीन ऑब्सक्योर्ड बाय अदर फैक्टर्स, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे। और अगर इशूज़ होता तो यहाँ हैव लिख देते। तो वो तो भाई क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अगर इशू लिखा हुआ है तो आर की जगह इज़ कर देंगे।
ही इज वर्किंग विद अ व्यू टू compete विद मोहन। देखिए विद अ व्यू टू में विद अ व्यू के बाद ये जो टू आता है ये प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन या जेरेंड आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे compete नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा competing, that will be competing। Since he has not yet attained the age of 18, क्योंकि उसने अभी तक 18 की एज अटेंड नहीं करी है, he had no right to vote in the present election। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, he had no right to vote in the present। अब बात प्रेजेंट इलेक्शन की जा रही है, इलेक्शन हो नहीं गया है, तो इसमें यहाँ पर आएगा हैड की जगह हैज़। Question number 13, he was so tired that he fell asleep on the bed fully dressed। He was so tired, एक तो सबसे बड़ी बात ही होती है जब सोते हैं और जो चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, बेड के लिए इन बेड लगाया जाता है और बेड के पहले द नहीं लगाया जाता। तो एक तो इसमें इसी में गड़बड़ है कि he was so tired that he fell asleep in bed fully dressed। तो पहली गलती तो ये है, ये आपको ये एसपी बख्शी के क्वेश्चन से इसमें गलती नहीं दी हुई है, मगर मैं आपको बता रही हूँ ये गलती है, क्योंकि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए यूज़ होती है उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगाते। दूसरा, बेड के पहले द नहीं बेड के पे आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता, इन बेड, और बेड के लिए इन लगाते हैं और उसके आगे आर्टिकल नहीं लगता है। तो पहली गलती तो ये है। दूसरी है ही वॉज सो टायर्ड दैट ही फेल अस्लीप फुली ड्रेस्ड इन बेड। आप पहले यहाँ पर लगाएंगे कि हाउ और वेयर, पहले हाउ और फिर वेयर लगेगा, तो इसीलिए यहाँ पर आएगा, ये इसी पार्ट में एरर है। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही फेल अस्लीप फुली ड्रेस्ड इन बेड। इज देयर फर्दर रीजन्स यू कैन गिव मी फॉर योर फेलियर टू डू एज यू प्रोमिस्ड। तो यहाँ पर रीजन्स लिखा है, तो यहाँ पर आर लगाया जाएगा। आर देयर फर्दर रीजन्स यू कैन गिव मी फॉर योर फेलियर टू डू एज यू प्रोमिस, या ऐसे कर लीजिए, इज देयर फर्दर रीज़न यू कैन गिव मी फॉर। अब फर्दर के बाद जो है आप यहाँ रीज़न भी लगा सकते हैं, दोनों। अब ये क्वेश्चन डाइसी हो जाते हैं, इसमें मैं क्या कहूँ, यहाँ आर भी लगा सकते हैं या यहाँ पर से रीज़न में से एस हटा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। मुझसे मत पूछिएगा मैडम इसमें क्या करें, अब मैंने तो आपको दोनों पॉइंट्स बता दिए, ऐसे क्वेश्चन एफ हो जाते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।